नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। खुले में मांस की बिक्री पर रोक पर सुनवाई हुई। झारखंड हाईकोर्ट में दायर याचिका पर यह सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने गौवंश की बिक्री को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से कई सवाल भी पूछे हैं। रांची में राज्य सरकार ने क्या कार्रवाई की है, ये हाईकोर्ट ने सवाल पूछा। रांची एसएसपी से कोर्ट ने जानकारी मांगी है। कोर्ट को 70 से ज्यादा कार्रवाई की जानकारी दी गई है। 13 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। प्रतिबंधित मांस के खुलेआम बिक्री पर हाईकोर्ट सख्त है। तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर रांची से, जहां पर हाईकोर्ट ने गौवंश की बिक्री को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से कई तरह के सवाल भी पूछे हैं। रांची में राज्य सरकार ने क्या कार्रवाई की, ये कोर्ट ने सवाल पूछा। रांची एसएसपी से कोर्ट ने कई जानकारियां मांगी है। संजय हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संजय, कोर्ट सख्त है। गौवंश की जो बिक्री हो रही है, उनके मांस की बिक्री हो रही है, उसको लेकर कई तरह के सवाल भी पूछे गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए, जब कोर्ट में इस मामले को लेकर जो याचिका दाखिल की गई थी, वो याचिका दरअसल खुले में मीट और चिकन की बिक्री को लेकर दायर याचिका थी। लेकिन जब इस पर सुनवाई हुई तो इसी दौरान प्रार्थी की ओर से डोरंडा से कुछ ऐसे साक्ष्य तस्वीरें प्रस्तुत की गई जिसमें गौ मांस की बिक्री का जिक्र था। गौ मांस की तस्वीरें कोर्ट के सामने रखी गई, जिस पर कोर्ट ने सीधे कहा कि राजधानी रांची के डोरंडा में गौ मांस की जिस तरीके से कोर्ट में बिक्री की तस्वीर आई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और लगे हाथ कोर्ट ने यह भी जानकारी राज्य सरकार से पूछा है कि इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई है, ताकि साथ ही भी पूछा कि राज्य प्रतिबंधित मांस बेचे जाने और काटे जाने के खिलाफ अब तक अगर ऐसे कोई मामले आए हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। साथ ही ये भी जानना चाहा कि झारखंड में जातीय पशु वध निषेध अधिनियम 2005 के तहत अब तक क्या क्या कार्रवाई हुई है। मतलब अब कोर्ट इस मामले को गंभीरता से लेकर पूरी तहकीकात करने में जुटा, यह जानने की कोशिश कर रहा है कि अगर राज्य में ये अधिनियम, ये निषेध है, तो इस निषेध को लेकर सरकार क्या या प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई की गई है। अगर सरकार की तरफ से क्या बयान दिया गया है, क्या अपना जवाब दाखिल किया गया है? सरकार की ओर से ये कहा गया है कि बिल्कुल हम इस मामले की जांच करवाते हैं। बाकायदा इस मामले में राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखा गया। ये भी कहा गया कि हम अगर ऐसा कोई मामला, क्योंकि तस्वीरें सामने आई हैं, तो ऐसा कोई मामला सामने आया है तो हम बिल्कुल उसको देखते हैं और गंभीरता से लेते हैं, उसकी पड़ताल भी करवाते हैं इस मामले में क्या है। लेकिन सवाल यह है कि राज्य में अगर ऐसा कोई राज्य में कानून है कि जिसमें आप देख सकते हैं कि सीधे यहाँ पर जो पशु निषेध, जो गौ हत्या को लेकर जो वो आपको निषेध है यहाँ पर, लेकिन ऐसे मामले जब कोर्ट के सामने आते हैं तो कोर्ट ने इस मामले को राज्य सरकार को कहा है कि आप इस मामले को गंभीरता से लीजिए और इस मामले में अब तक क्या क्या कार्रवाई हुई है पूर्व में, उसकी जानकारी कोर्ट के सामने प्रस्तुत कीजिए। संजय, क्या कोर्ट ये भी कह सकता है कि इसको लेकर कोई कानून बनाया जाए, और कानून बनाया जाए तो उसका प्रारूप किस तरह का होगा? देखिए, कानून है, देखिए कानून बना हुआ है। कानून जो आप देख रहे हैं कि जिस मैंने अभी कानून का जिक्र किया कि राज्य में इस समय झारखंड में गौ जातीय पशु निषेध अधिनियम 2005 जो है प्रभावी है राज्य में। और लेकिन सवाल है कि प्रभावी है तो फिर प्रभावी होने के बावजूद ऐसी तस्वीरें और ऐसे मामले क्यों सामने आ रहे हैं, यह बड़ा सवाल है। अगर कानून नहीं होता तो फिर बात आपको होती कि हाँ ऐसा कोई मामले सामने आया जाए, फिर कानून बनाया जाए। लेकिन कानून ऐसा जब बना है तो फिर ऐसे मामले सामने क्यों आए? अगर तो सीधे संजय ये हो गया कि जो कानून बना हुआ है उसके उल्लंघन का पूरा मामला है, जिसको लेकर अब हाईकोर्ट सख्त है। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। झारखंड हाईकोर्ट की टिप्पणी पर झारखंड राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद, उन्होंने स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि आयोग को जो शक्ति मिली है उसके अनुसार सुनिश्चित करेंगे कि इस मामले में प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई की जा रही है। सम्मान करते हैं, उनके आदेश का अक्षरशः अनुपालन होगा, यह आयोग भी देखेगा और इस पर कार्रवाई क्या होती है। हम इसका जो हमारे अधिनियम के तहत हमको शक्ति प्रदत्त है कि उसकी अनुपालना हुई या नहीं, उसके संबंध में हम प्रशासन से कागजात भी मंगवाने का काम करेंगे ताकि यह अनुपालना सुनिश्चित हो सके। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में फाइनल से पहले अयोग्य घोषित हो गई हैं, जिसके बाद केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने लोकसभा में बयान दिया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ से विरोध जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पीटी उषा से मामले को लेकर बातचीत की है और जरूरी कार्रवाई की बात कही जा रही है। असफल हो जाता है तो उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है और बिना किसी रैंक के अंतिम स्थान पर रखा जाता है।
7 अगस्त कैटेगरी में खेल रही थी। स्पर्धा के लिए विनेश का वजन 50 किलोग्राम होना अनिवार्य था। UWW के नियमों और विनियमों के अनुसार सभी प्रतियोगिताओं के लिए संबंधित श्रेणी के लिए प्रत्येक सुबह वजन माप का आयोजन किया जाता है। अनुच्छेद 11 के अनुसार यदि कोई एथलीट वजन माप प्रथम अथवा द्वितीय में भाग नहीं लेता है अथवा असफल हो जाता है तो उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है और बिना किसी रैंक के अंतिम स्थान पर रखा जाता है। 7 अगस्त 2024 को 50 किलोग्राम महिला कुश्ती के लिए वजन का निर्धारण 7:15 और 7:30 पेरिस समय के अनुसार रेपोचेज और फाइनल में भाग लेने वाले पहलवानों के लिए किया गया था। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा PT उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको, कहां तक उनकी तैयारी हेतु सहायता का प्रश्न है। भारत सरकार ने विनेश फोगाट की उनकी आवश्यकता के अनुसार हर संभव सहायता प्रदान की है। उनके लिए पर्सनल स्टाफ भी नियुक्त किए गए हैं जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। उनके साथ हंगरी के विख्यात कोच ओलेर अकोस और फिजियो अश्विनी पाटिल हमेशा रहते हैं। इनको ओलंपिक के लिए इनके अतिरिक्त व्यक्तिगत सहायक स्टाफ जैसे विभिन्न स्पारिंग पार्टनर्स, स्ट्रेंथ ऑफ कंडीशनिंग विशेषज्ञ के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई, जिसका विवरण इस प्रकार है। ओलेर अकोच कोच के रूप में उसके साथ थे, वैन पैट्रिक लॉम्बार्ड स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग विशेषज्ञ, अश्विनी जीवन पाटिल फिजियोथेरापिस्ट, मयंक सिंह गरिया स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग विशेषज्ञ, शुभम और अरविंद स्पारिंग पार्टनर। इनको पेरिस ओलंपिक चक्र के लिए कुल 70,45,775 की वित्तीय सहायता दी गई है, जिसका विवरण इस प्रकार है। स्पेन के ग्रेट पिक्स में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता, साथ ही 3 जुलाई से 13 जुलाई 2024 10 दिन तक मैड्रिड स्पेन के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता। इसके अलावा फ्रांस के बुलोन-sur-mer में पूर्व ओलंपिक प्रशिक्षण शिविर के लिए अतिरिक्त सहायता की है। और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT उषा ने विनेश फोगाट मामले को लेकर कहा है कि विनेश फोगाट की हर तरह से मदद की जा रही है। भारत ने अपना विरोध जता दिया है, पूरा देश विनेश के साथ खड़ा हुआ है। तो विनेश को IOA का पूरा समर्थन मिल रहा है। PT उषा ने कहा है कि पूरी रात वजन घटाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद 100 ग्राम ज्यादा निकला। हमने हर संभव कोशिश की है और पूरा देश इस समय विनेश फोगाट के साथ खड़ा है। Vinesh disqualification is very shocking, and I met Vinesh at the Olympic Village Polyclinic a short while ago, and assured her complete support of the Indian Olympic Association, Government of India, and the whole country. We are providing Vinesh all medical and emotional support. The Wrestling Federation of India has filed an appeal to UWW to consider the decision to disqualify Vinesh, and IOA is following that up in the strongest possible manner. I am aware of the relentless effort made by Vinesh medical team led by Dr. Dingshaw Patiwala and the Chief Dimission Gagan Naran through the night to ensure that she could meet the competition requirement. और विनेश फोगाट मामले पर IOC सदस्य और रिलायंस फाउंडेशन की अध्यक्ष नीता अंबानी का भी बयान आ गया है। विनेश एक चैंपियन फाइटर है। नीता अंबानी ने कहा है, हम सभी विनेश के साथ हैं। आज पूरा देश विनेश के साथ खड़ा है। विनेश आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। विनेश मजबूत होकर लौटेंगी, यह विश्वास भी जताया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीता अंबानी ने बयान दिया है, हम सभी विनेश के साथ हैं। पूरा देश विनेश के साथ खड़ा हुआ है और यह उम्मीद भी जताई है कि विनेश मजबूती के साथ वापसी करेंगी।
और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट के साथ साजिश की आशंका जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि विनेश अंतर्राष्ट्रीय साजिश की शिकार हुई हैं। उन्होंने भारत सरकार से ओलंपिक संघ के सामने विरोध करने की अपील भी की है और उम्मीद जताई है कि सरकार के हस्तक्षेप से अयोग्यता खत्म होगी। उनको ओवरवेट घोषित किया गया और इस स्वर्ण पदक से उनको दूर रखा गया। मुझे निश्चित तौर पर इसमें किसी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा लगता है। पहले भी ओलंपिक संघ पर समय समय पर कई प्रकार के आरोप लगते रहे हैं, जिसमें ड्रॉपिंग्स के केस भी शामिल रहे हैं। भारत सरकार से मेरा अनुरोध है और मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री ने भी इसको एक कष्टदायक घटना के रूप में स्मरण किया है। भारत सरकार अपना दर्ज कराए प्रतिरोध इस मामले पर। मंत्री संतोष सुमन ने भी विनेश फोगाट मामले पर अपना बयान दिया। संतोष सुमन ने कहा है कि विपक्ष इस पर राजनीति ना करे, कैसे हमारी बेटी को सम्मान मिले इसके लिए प्रयास करना चाहिए। हमारे देश की एक महिला, एक हमारी बेटी इतना उम्दा प्रदर्शन करके ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल करने के करीब पहुंच गई थी और मैं तो समझता हूं कि उनको पहले सारी जांच पड़ताल की जाती है। वेट का मामला है 100 ग्राम बढ़ने का, तो सारी जांच पड़ताल हुई होगी तभी वो कुश्ती में आई है, कंपटीशन में भाग ली है। तो ये दुखद मामला है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट करके इस मामला का संज्ञान लिया है और जो स्तर पर बात होनी चाहिए, जिस स्तर पर बातें हो रही है, बाकी विपक्ष के लोग बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, तरह तरह की बातें कह रहे हैं। इससे एक भ्रम की स्थिति पैदा होती है और हम समझते हैं ये देश का मामला है और देश के स्वाभिमान का मामला। इसमें कोई पक्ष विपक्ष नहीं होना चाहिए, सबको एक तरफ होना चाहिए। और डबल ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर भारत वापस लौट आई है। मनु का दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ है। हरियाणा के झज्जर की रहने वाली मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में इतिहास रचा और 2 मेडल जीते हैं। मनु ने वुमेन्स इंडिविजुअल 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता और उसके बाद मिक्स्ड इवेंट में सरबजोत सिंह के साथ मिलकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। मनु एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय है। मनु पेरिस ओलंपिक की क्लोजिंग सेरेमनी में भारत का ध्वज वाहक होंगी। मनु क्लोजिंग सेरेमनी के लिए पेरिस लौट जाएंगी। और जन अधिकार के संयोजक प्रशांत किशोर ने आबादी के हिसाब से काबिल लोगों की हिस्सेदारी की वकालत की है। न्यूज 18 से खास बातचीत में प्रशांत किशोर ने कहा कि सिर्फ नेता ही नहीं, हर समाज में काबिल लोग हैं जिन्हें सामंजस्य बिठाकर मौका देना चाहिए। बिल्कुल साफ है कि जिस समाज की जितनी संख्या है उसको भागीदारी मिले, सिर्फ विधायक के टिकट में नहीं, दल के बनाने में, दल के नीति निर्धारण में, दल के पदाधिकारी में, दल के नेतृत्व में और टिकटों में। लेकिन जो मूल बात है, जो हम लोग की सोच है कि हर समाज में काबिल व्यक्ति है। कोई ऐसा समाज नहीं है जिसमें काबिल अच्छे लोग नहीं हैं और हर काबिल व्यक्ति किसी न किसी समाज का है। भाई आप बहुत बड़े काबिल हैं तो किसी समाज के होंगे। कोई यादव हो सकता है, कोई कुशवाहा हो सकता है, कोई अति पिछड़ा हो सकता है, कोई दलित हो सकता है, कोई ब्राह्मण हो सकता है। हम लोग काबिलियत के आधार पर चुन रहे हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि जिस समाज की जितनी संख्या है उस समाज से उतने काबिल लोगों को जरूर निकालें। तो जो मैं हमेशा कहता हूं कि जब बनाने वाले, बांटने वाले की नीयत अगर साफ हो तो ये सामंजस्य बैठाया जा सकता है कि हर समाज के काबिल लोगों को उनकी संख्या के हिसाब से लाकर मौका दिया जाए। तो जनसुराज के संयोजक का पूरा इंटरव्यू देखिए रात 8 बजे सिर्फ न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। इसके अलावा नवादा की खबर का रुख करेंगे। नवादा में ठनका की चपेट में आने से अलग अलग थाना क्षेत्र में कुल 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग झुलस गए हैं जिनका इलाज जारी है। खेत में काम करने के दौरान ठनका की चपेट में आने से 6 लोगों की मौत हो गई। वारसलीगंज, पकरी, बरामा, रोहो का गिरगंज में एक लोग की मौत हुई है, जबकि अकबरपुर में 2 लोगों की मौत हुई है। मृतकों में 2 महिला भी शामिल बताई जा रही है। में 2 और रोह एवं कादिरगंज थाना क्षेत्र में कुल 6 लोगों की मौत हुई है और 2 लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं, जिसका स्थानीय पीएचसी में इलाज भी चल रहा है। ये बेहद ही दर्दनाक घटना सामने निकल कर आई है। कुछ परिजन हैं, हम उनसे जानते हैं कैसे क्या घटना हुई। सर खेत में काम कर रहे थे
और खेत में काम कर रहे थे, अचानक बिजली जो है कस के ठनक गई और वहीं पे स्पॉट मृत्यु हो गई उनका। किनकी मौत हुई? मौत हुई है श्याम सुंदर पंडित का। कहाँ हुआ है? ग्राम खरगो बिघा। उसी समय वज्रपात हुआ? वही समय वज्रपात हुआ, उसी समय जस्ट वहीं पे स्पॉट कर गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास कुमार हुआ। कुछ और परिजन है, मैं उनसे जानते हैं कहाँ मौत हुई है? ये ग्राम भगवानपुर। कैसे हुआ? वो खेत में काम करने के लिए गए थे तभी हुआ। अच्छा, तो किनकी मौत हुई है? सारू देवी मेरी माँ मौत हुई है। खेत में काम कर रही थी क्या? अभी जा रही थी काम करने। और भी कुछ लोग हुए हैं क्या? और एक घायल हुए थे। आपका क्या नाम है? विमलेश कुमार यादव। जैसा कि आपने सुना कि सभी लोग खेत में ही काम करने जा रहे थे, तो किसानों के साथ भी अपनी ही एक अलग मजबूरी है, क्योंकि इलाका जो है वो पानी नहीं होने के कारण धान रोपाई का काम जो है पूरी तरह से बाधित हो गया था। तो जैसे ही पानी आई लोग खेत में काम करने लगे, मगर यह जो वज्रपात जो हुआ ये लोग के लिए आफत बनकर आई, क्योंकि उन्हें ये तनिक भी इसका अंदाजा नहीं था कि खेतों में काम करने के लिए जब ये जा रहे थे तो उन्हें थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि ये बारिश जो है उनके लिए आफत बनकर आई। और जैसे ही वज्रपात हुई अलग अलग क्षेत्रों में कुल 6 लोग उसकी चपेट में और 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। ऐसे में सरकार की तरफ से गाइडलाइन भी जारी किया गया है, मगर किसानों के साथ अपनी मजबूरी है, काम उन्हें करना है और हर हाल में उन्हें खेतों में जाना पड़ता है। इसलिए आज यह घटना जो है बेहद ही दुखद है और लोगों को ये काफी मर्माहत कर रही है। अनिल विशाल, न्यूज 18 नवादा। और छपरा से बड़ी खबर मिल रही है। सिपाही भर्ती परीक्षा मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। धांधली की कोशिश नाकाम हुई है। सॉल्वर गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी बरामद किए गए हैं। ब्लैंक चेक को भी पुलिस ने बरामद किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी साथ ही साथ देखते चलिए। छपरा से इस वक्त की बड़ी खबर, सिपाही भर्ती परीक्षा मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। धांधली की कोशिश नाकाम रही। सॉल्वर गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बरामद किए गए हैं। ब्लैंक चेक को भी पुलिस ने बरामद किया है। इस समय तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और बक्सर से बड़ी खबर मिल रही है। 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सिपाही भर्ती परीक्षा में धांधली का आरोप लगा है। होटल से ये गिरफ्तारी हुई है। 145 एडमिट कार्ड, 6 डेबिट कार्ड और 3 मोबाइल जब्त किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बक्सर से इस वक्त की बड़ी खबर। 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सिपाही भर्ती परीक्षा में धांधली का आरोप लगा है। होटल से इनकी गिरफ्तारी हुई है। 145 एडमिट कार्ड, 6 डेबिट कार्ड और 3 मोबाइल जब्त किए गए हैं। तस्वीरें सब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। इसके बाद उनसे पूछताछ की गई, उनका मोबाइल देखा गया तो उनके मोबाइल में कई एडमिट कार्ड की कॉपी पाई गई। लगभग 145 एडमिट कार्ड्स उनके मोबाइल में पाए गए। पूछताछ के दौरान इन लोगों ने बताया कि ये लोग जो है कई फेक नाम पता के आधार पे फॉर्म भरते हैं और कहीं किसी सेंटर पे जाके परीक्षा में शामिल होते हैं और उसी रूम में कुछ अन्य परीक्षार्थियों को ये पहले सेट करते हैं, जिनके साथ बैठते हैं ये उस रूम में और उनकी मदद करते हैं अंदर जाके। ये मतलब किसी तरह का प्रॉक्सी करने की बात सामने नहीं आई, लेकिन इन्होंने बताया कि ये अंदर जाके उन परीक्षार्थियों को परीक्षा में मदद करते हैं। और कृषि विभाग ने बिहार के किसानों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। जंगली जानवरों से किसानों की फसल को बचाने के लिए एसआईटी का गठन किया गया है, जिसमें वन और पर्यावरण विभाग, पंचायती राज, कृषि और गृह मंत्रालय की पुलिस शामिल रहेगी। नीलगाय और जंगली सुअर से फसलों को बचाने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। कि कैसे किसानों की समस्या को हम दूर कर सकें और इसीलिए चारों विभागों की संयुक्त रणनीति बनाई जा रही है। और अगले 2 सप्ताह के बाद आज भी उसकी बैठक है, लेकिन अगले 2 सप्ताह के बाद से राज्य में योजना बना के हम कैसे इनकी संख्या को नियंत्रित करें उस पर कार्रवाई भी शुरू की जाए। और नेपाल में बारिश के बाद गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। गोपालगंज में नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर जल संसाधन विभाग अलर्ट मोड पर है। फिलहाल गंडक नदी खतरे के निशान से 55 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। हालांकि अभी से विभाग ने सभी इंजीनियर्स को तटबंधों के पास 24 घंटे निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं, ताकि आम लोगों को बड़े नुकसान से बचाया जा सके। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।